नमस्ते दोस्तों। आज के वीडियो में हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट अकाउंटिंग टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। ईएस से आईएफआरएस में कन्वर्जेशन। अगर आप कॉमर्स स्टूडेंट हैं, सीए, सीएमए, बीकॉम, एमबीए या फाइनेंस फील्ड में करियर बनाना चाहते हैं तो आईएफआरएस के बारे में समझना बहुत ही ज़रूरी है। इस वीडियो में हम जानेंगे ईएस क्या होता है, आईएफआरएस क्या होता है, ईएस और आईएफआरएस में क्या डिफरेंस है, ईएस को आईएफआरएस में कन्वर्ट कैसे किया जाता है और कंपनी आईएफआरएस एडॉप्ट क्यों करती है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो एएस क्या होता है? एएस का मतलब है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। इंडिया में फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने के लिए कुछ अकाउंटिंग रूल्स फॉलो किए जाते हैं। इन्हीं रूलों को अकाउंटिंग स्टैंडर्ड या एएस कहा जाता है। इन स्टैंडर्ड का मेन पर्पज है फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में यूनिफॉर्मलिटी लाना, ट्रांसपेरेंसी बचाए रखना, इन्वेस्टर को सही इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना। सिंपल लैंग्वेज में कहे तो एएस एक गाइडलाइन है जो कंपनी को बताती है कि अकाउंट्स कैसे प्रिपेयर करना है। अब बात करते हैं आईएफआरएस। तो आईएफआरएस क्या होता है? आईएफआरएस का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड। ये स्टैंडर्ड इंटरनेशनल लेवल पर यूज किया जाता है और इन्हें इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इश्यू करते हैं। इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड इशू करता है। आईएफआरएस का ऑब्जेक्ट है कि दुनिया बाहर की कंपनियों की एक कॉमन अकाउंटिंग लैंग्वेज यूज करता है। इससे इन्वेस्टर और स्टेक होल्डर किसी भी कंट्री की कंपनी का फाइनेंशियल स्टेटमेंट को आसानी से समझ सकते हैं। इंडिया में इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्यों है? यहाँ एक इम्पोर्टेंट पॉइंट समझना जरूरी है। इंडिया ने पूरा आईएफआरएस को डायरेक्टली अडॉप्ट नहीं किया है। इंडिया ने आईएफआरएस के प्रिंसिपल को अडॉप्ट करके अपने स्टैंडर्ड बनाए हैं, जिन्हें इंडियन एएस कहा जाता है। इंडियन एएस और आईएफआरएस काफी हद तक सिमिलर है, लेकिन इंडियन लॉ और रेगुलेशन के हिसाब से कुछ मॉडिफिकेशन किए गए हैं। आइए जानते हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड और आईएफआरएस में मेजर डिफरेंस क्या है। फर्स्ट, असेट वैल्यूएशन। ट्रेडिशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में असेट्स को जनरली हिस्टोरिकल कॉस्ट पे रिकॉर्ड किया जाता है, लेकिन आईएफआरएस में कंपनी फेयर वैल्यू या रिवैल्यूएशन मॉडल का यूज कर सकते हैं। मतलब एसेट की करंट मार्केट वैल्यू को भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में दिखाया जा सकता है। सेकंड, रेवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में रेवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन का रूल्स रिलेटिवली सिंपली होता है। आईएफआरएस 15 में एक डिटेल्ड फ्रेमवर्क प्रोवाइड करते हैं जिसमें 5 स्टेप मॉडल फॉलो किया जाता है। इससे रेवेन्यू रिपोर्टिंग ज्यादा एक्यूरेट और ट्रांसपेरेंट हो जाती है। थर्ड, लीज अकाउंटिंग। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के अंडर ऑपरेटिंग लीज और फाइनेंशियल लीज अलग अलग ट्रीट किया जाता है, लेकिन आईएफआरएस 16 का अकाउंटिंग सभी लीज बैलेंस शीट में रिकॉर्ड किया जाता है। इससे कंपनी की एक्चुअल लायबिलिटी क्लियर दिखती है। फोर्थ, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। आईएफआरएस फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट के लिए डिटेल्ड गाइडलाइन प्रोवाइड करता है, जबकि ट्रेडिशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में ये गाइडलाइन लिमिटेड होती है। आइए जानते हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से आईएफआरएस कन्वर्जेशन कैसे होता है। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पर। स्टेप 1, गैप एनालिसिस। सबसे पहले कंपनी आइडेंटिफाई करती है उसकी एग्जिस्टिंग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बेस्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट और आईएफआरएस रिक्वायरमेंट्स में क्या क्या डिफरेंस है। ये प्रोसेस गैप एनालिसिस कहते हैं। स्टेप 2, अकाउंटिंग पॉलिसी अपडेट करना। कंपनी अपनी अकाउंटिंग पॉलिसी को आईएफआरएस के अकॉर्डिंग मॉडिफाई करती है, जैसे रेवेन्यू पॉलिसी, असेट्स वैल्यूएशन पॉलिसी, लीज अकाउंटिंग पॉलिसी वगैरह वगैरह। स्टेप 3, फाइनेंशियल स्टेटमेंट रीस्टेटमेंट। पुराने फाइनेंशियल स्टेटमेंट को आईएफआरएस फॉर्मेट में कन्वर्ट किया जाता है। इस प्रोसेस को रीस्टेटमेंट कहा जाता है। स्टेप 4, फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट। की एसेट और लायबिलिटी की फेयर वैल्यू डिटरमाइन की जाती है। ये आईएफआरएस कन्वर्जेशन का एक इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। स्टेप 5, एडिशनल डिस्क्लोजर्स। आईएफआरएस में डिस्क्लोजर काफी डिटेल होता है, इसीलिए कंपनी को फाइनेंशियल स्टेटमेंट के नोट्स में एडिशनल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी पड़ती है।
आइए जानते हैं इसको प्रैक्टिकल एग्जांपल समझ के। मैंने मान लीजिए कि एक कंपनी ने एक मशीन 10 लाख रुपए में खरीदा। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के अंडर मशीन को हिस्टोरिकल कॉस्ट पे रिकॉर्ड किया जाएगा, लेकिन आईएफआरएस में अगर कंपनी रिवॉल्यूशन मॉडल यूज करती है और मशीन की मार्केट वैल्यू 14 लाख हो जाती है, तो कंपनी उस अपडेट वैल्यू को भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में शो कर सकती है। इसी वजह से आईएफआरएस को ज्यादा रियलिस्टिक रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क में माना जाता है। अब आईएफआरएस एडॉप्ट करने के बेनिफिट क्या है? तो फर्स्ट बेनिफिट ये है कि ग्लोबल एक्सेप्टेंस, आईएफआरएस दुनिया भर में एक्सेप्टेड है। दूसरा है बेटर ट्रांसपेरेंसी, फाइनेंशियल स्टेटमेंट ज्यादा क्लियर और रिलायबल होता है। थर्ड है इजी कंपैरिजन, डिफरेंट कंट्री की कंपनी को कंपेयर करना आसान हो जाता है। फोर्थ, फॉरेन इन्वेस्टमेंट, इंटरनेशनल इन्वेस्टर को कंपनी पर ज्यादा ट्रस्ट होता है। अब चैलेंज क्या है? तो आईएफआरएस कन्वर्जेशन का कुछ चैलेंज भी होता है, लाइक स्टाफ ट्रेनिंग, सॉफ्टवेयर चेंजेस, एडिशनल कंप्लायंस कॉस्ट, कॉम्प्लेक्स डिस्क्लोजर, टैक्स इम्पैक्ट। इसीलिए कन्वर्जेशन प्रोसेस में प्रॉपर प्लानिंग बहुत जरूरी है। तो दोस्तों, आज हमने समझा कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या होता है, आईएफआरएस क्या होता है और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से आईएफआरएस में कन्वर्जेशन का कंप्लीट प्रोसेस क्या है। आज का ग्लोबल बिजनेस एनवायरनमेंट में आईएफआरएस की नॉलेज अकाउंटिंग और फाइनेंशियल प्रोफेशनल के लिए बहुत ही वैल्यूएबल स्किल बन चुकी है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें। कमेंट करके बताएं कि आप अगले वीडियो में किस अकाउंटिंग या फाइनेंशियल टॉपिक पर देखना चाहते हैं। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।